छात्रों, आज की इस कक्षा में भूमंडलीकृत विश्व का बनना में जो है 5वां भाग में आपको बताएंगे विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल। तो जैसा कि पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद यानी 20 साल बाद जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और यह युद्ध 2 बड़े खेमों के बीच में जो था, एक गुट में धुरी शक्तियाँ थी। इन धुरी शक्तियों में मुख्य रूप से नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थे। तो दूसरा खेमा मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के नाम से जाना जाता था। 6 साल तक चलता रहा ये युद्ध। और युद्ध जो है जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चे पर लड़ा गया। तीनों जगह से जल सेना, वायु सेना और थल सेना लड़ा गया। और इस युद्ध में मौतों और तबाही की कोई हद बाकी नहीं बची थी। माना जाता है कि इस युद्ध के कारण जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। और यह 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% था। करोड़ों लोग जो है घायल हो गए थे। और अब जो है अब तक के युद्धों के मोर्चे पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। और इस युद्ध में ऐसे लोग ज़्यादा मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। यूरोप और एशिया के विशाल भूभाग तबाह हुए और कई शहर बमबारी, हवाई बमबारी या लगातार गोलाबारी के कारण मिट्टी में मिल गए। और यह युद्ध जो है इस युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही को जन्म दिया। और ऐसे हालत में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। तो छात्रों, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए दूसरा विश्व युद्ध का चित्र दिखाया गया है। हिटलर का जो है पोलैंड पर हमला, ये देखिए रूस पर हमला किया गया। जर्मनी टुकड़ियाँ जुलाई 1941 पर जो है 1941 में रूस पर जो है हिटलर का हमला युद्ध का एक निर्णायक घटना साबित हुआ था। तो इस प्रकार दूसरा विश्व युद्ध में जो है इस युद्धोत्तर काल में जो है पुनर्निर्माण का काम 2 बड़े प्रभावों के साये में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका जो है आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक बचतशाली ताकत बन चुका था। दूसरी ओर सोवियत संघ भी जो है एक बचतशाली शक्ति के रूप में सामने आया। और नाज़ी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने जो है भारी कुर्बानियाँ भी दी थी। जिस समय पूंजीवादी दूसरा महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने जो है अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश की जो है जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रिटेन वुड्स संस्थान 2 महायुद्धों के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रख सकता था। लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती थी। और स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की जरूरत थी। इस प्रकार बाजार पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। कीमत, उपज और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने के लिए सरकार का जो है दखल जरूरी था। और आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी शामिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। और संक्षेप में युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। और इस फ्रेमवर्क पर जो है जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पर्स के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर जो है संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। तो छात्रों, ये आप देख सकते हैं, यही पर हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौता। ये देखिए इस चित्र में दिखाया गया है। यह ब्रिटेन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल में जो है ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। यही वह स्थान है जहां ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
यह गौर से आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लगभग लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की जो है स्थापना की गई और युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने वाले वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, उसका गठन किया गया। और इसी वजह से जो है विश्व बैंक ऑफ IMF को जो ब्रेटन वुड संस्था या ब्रेटन वुड ट्विन यानी ब्रेटन वुड की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। और इसी आधार पर जो है युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को जो है अक्सर ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाता है। तो विश्व बैंक और IMF ने जो है 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया और इन संस्थानों की जो है निर्णय प्रक्रिया पर जो है पश्चिमी औद्योगिक देशों का जो है नियंत्रण रहता है और अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक व्यवस्थाओं को जो एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था से जो है ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर जो आधारित होती थी। और इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बांधा हुआ था और $1 के बदले में कितने रुपये देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। तो इस प्रकार प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष में जो है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए जो है व्यापार तथा आय में वृद्धि के जो है एक अप्रतिम युग का जो है सूत्रपात किया। और 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार के विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही और इन दौरान जो है वैश्विक आय में जो है 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास का दर भी जो है कमोवेश स्थिर थी, इसमें जो है ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। और इस दौरान ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में जो है बेरोजगारी औसतन 5% से भी कम रही। और इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार जो हुआ और विकासशील देश जो है विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने को जो जी तोड़ जो है कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाली संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर जो बेहिसाब पूंजी का निवेश करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी जो है दुनिया एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। और अगले 2 दशकों में जो है एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश जो है स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी और संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उसकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। और IMF और विश्व बैंक का गठन जो था वह तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों की पूरा करने के लिए ही किया गया था। और ये संस्थान जो है भूतपूर्व उपनिवेशों में जो है गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश जो है IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं थी। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में जो है आकर ब्रिटेन वुड्स संस्था विकासशील देशों पर ही भी जो पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे। और दुनिया के अल्प विकसित भाग जो है उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। और विडंबना यह थी कि नौ स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी जो अपना जनता जो है अपने देश की जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से जो बाहर निकालने के लिए उन्होंने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी, जिस पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही जो है वर्चस्व था। और औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी जो है बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की जो है अर्थव्यवस्थाओं पर जो भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का जो है नियंत्रण बना हुआ था। जो देश
ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे। यहाँ जो है जहाँ कभी उसका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था, वहाँ उसके महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा, जमीन पर भी जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का नियंत्रण था और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था। कई बार जो है अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी जो है विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का जो बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी थी, और दूसरी ओर ज़्यादातर विकासशील देशों को जो 50 और 60 के दशक में जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ था, और इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO को के लिए आवाज़ उठाई और G77 के रूप में संगठित हो गए। और NIEO से जो है उनका आशय एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्होंने अपने संसाधनों पर सही मायने में जो है नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिले और कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकासशील देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। इसके बाद हम आते हैं ब्रेटन वुड का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। तो छात्रों, सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्धोत्तर दुनिया में बहुत सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक में जो है विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया, लेकिन अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मिलित और निर्बाधित नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। 70 के दशक में जो है के मध्य तक जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी जो है भारी बदलाव आ चुके थे। अब विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिमी के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से जो है कर्ज न लेने के लिए जो है बाध्य किया जाने लगा। और विकासशील विश्व में जो है समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगी थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी और औद्योगिक विश्व में भी जो है बेरोजगारी की समस्या फैलने लगा था। और 70 के दशक के मध्य में बेरोजगारी बढ़ने लगी और 90 के दशक में जो है प्रारंभिक वर्षों तक जो वहाँ के काफ़ी बेरोजगारी रही। और 70 के दशक के आखिरी सालों में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी जो है एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। और चीन 1949 की क्रांति के बाद जो है विश्व अर्थव्यवस्था के अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव तथा पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। और चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों में पर जो है अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा भी कर रही थी। और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जो वहाँ जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। तो छात्रों, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न जो है, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन के बने होते हैं? यह जो वहाँ के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से जो है वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। कम वेतन देकर जो ये सब वस्तुएं बनाया जाता है। तो इस प्रकार उद्योगों को जो है कम वेतन वाले देशों में जो है ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी जो असर पड़ा। और पिछले 2 दशकों में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में आई भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका था। तो छात्रों, ये देखिए संक्षेप में जो है ये सब क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन है 17वीं सदी के से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों से चुने। दूसरा क्वेश्चन है बताएं कि
पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने जो है अमेरिकी भूभागों पर उपनिवेश के किस प्रकार मदद दी, और इस प्रकार कुछ क्वेश्चनों का टिप्पणी लिखना है, जैसे कॉर्न लॉ, अफ्रीका में रीडर पेस्ट का आना, विश्व युद्ध के कारण यूरोप में जो है कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन की जो एशियाई देशों में हस्तांतरित करना, इस तरह ब्रेटन वुड्स समझौता किया है। इसके बाद चर्चा करें, इन क्वेश्चनों का भी जो बनाना है। इनमें से मुख्य क्वेश्चन है G77 से आप क्या समझते हैं। इसके बाद कायर परियोजना है। तो छात्रों, मेरा वीडियो यदि आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।